दोस्तों नमस्कार। दिनचर्या के बाद अब अगला अध्याय ऋतुचर्या के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमसे जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दिनचर्या के अध्याय में जो कुछ दिया गया वह 24 घंटे के दिन रात में किए जाने वाले आचरण अर्थात 24 घंटे में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, यह जानकारी दिनचर्या के अध्याय में मिल गई है। अब आगे के लिए किसी ऋतुकाल में क्या करना चाहिए, इस जानकारी के लिए ऋतुचर्या का अध्याय लिखा गया है। भिन्न भिन्न ऋतुओं के भिन्न भिन्न नियमों का पालन करके स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे शीतकाल में गर्म पानी से स्नान करना और गर्म कपड़े पहनना अच्छा होता है। इसी तरह ग्रीष्मकाल में ठंडे पानी से नहाना और हल्के कपड़े पहनना चाहिए। इसी तरह से के अन्य कई नियम हैं जिन्हें इस अध्याय में समझा जाएगा। चलिए अगला हम अध्याय श्लोक का अर्थ समझते हैं। अर्थ: माघ मास में दो महीने के क्रम में 6 ऋतुएं होती हैं। ये ऋतुएं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। विश्लेषण: यहाँ माघ महीने में दो महीने के 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन सुश्रुत ऋषि ने दोषों को संचय प्रकोप के अनुसार 6 अन्य ऋतुओं को भी माना है। इन्होंने भाद्रपद अश्विन को वर्षा ऋतु में माना है, कार्तिक एवं मार्गशीर्ष को शरद ऋतु में माना है, पौष एवं माघ को हेमंत ऋतु में माना गया है, फाल्गुन एवं चैत्र को बसंत ऋतु में माना गया है, वैशाख और ज्येष्ठ को ग्रीष्म ऋतु में माना गया है, आषाढ़ एवं सावन को वर्षा ऋतु में माना गया है। सारंगधर ऋषि ने ज्योतिष के आधार पर ऋतुओं को विभाजन इस प्रकार किया है। मेष और वृष राशि के संक्रांति का नाम ग्रीष्म ऋतु है। मिथुन और कर्क राशि के संक्रांत काल को प्रवृत्त ऋतु माना है। सिंह और कन्या के संक्रांति काल शरद ऋतु माना जाता है। धनु और मकर की संक्रांति को हेमंत ऋतु माना जाता है। कुंभ एवं मीन राशि के संक्रांति को बसंत ऋतु कहा जाता है। ज्योतिष ग्रंथों में वृष एवं मिथुन को ग्रीष्म ऋतु में, कर्क एवं सिंह को वर्षा ऋतु में, कन्या एवं तुला के शरद ऋतु में, वृश्चिक एवं धन को हेमंत ऋतु में, मकर एवं कुंभ को शिशिर ऋतु में, मीन एवं मेष को बसंत ऋतु में माना गया है। विद्वानों के इस बारे में थोड़ी मत भिन्नता होने के कारण संक्रांति काल को ही ऋतु का ध्रुव बनाना न्याय संगत है। संक्रांति सूर्य की गति पर निर्भर होती है। जब फाल्गुन माह के शुरू में मीन संक्रांति और तथा फाल्गुन चैत्र को बसंत ऋतु माना जाता है, तब जब फाल्गुन के अंत में मीन संक्रांति होता है तो चैत्र वैशाख को बसंत ऋतु माना जाता है। इस प्रकार वृष मिथुन को ग्रीष्म, कर्क सिंह को वर्षा, कन्या तुला को शरद, वृष धनु को हेमंत, मकर कुंभ को शिशिर माना जाता है। जब फाल्गुन को मीन संक्रांति होती है तो फाल्गुन चैत्र का बसंत, वैशाख ज्येष्ठ ग्रीष्म, आषाढ़ सावन को प्रवट, भादो क्वार का वर्षा, कार्तिक अगहन शरद, पुष्प माघ को हेमंत ऋतु माना जाता है। कश्यप संहिता के अनुसार गंगा के दक्षिण भाग में जल की वर्षा अधिक होती है, अतः दक्षिण भारत में प्रवट और वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में शीत ठंड अधिक होती है, इसलिए हेमंत और शिशिर 2 ऋतुओं होती हैं। आयुर्वेद में यह सिद्धांत के दोष का संचय जिस ऋतु में होता है उसे अगली ऋतु में उसका प्रकोप होता है तथा उससे आगे की ऋतु में उसका प्रशय होता है। या शिशिर ऋतु को लेकर ऋतु माना जाए तो हेमंत में संचित कफ को शिशिर में कुपित होना चाहिए, पर यह प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि कफ का प्रकोप बसंत में होता है। इस पक्ष में शिशिर में किसी भी दोष का संचय एवं प्रकोप नहीं होता, इसलिए आयुर्वेद के विद्वानों ने प्रवृत्त ऋतु को लेकर 6 ऋतुओं को माना। उसके अनुसार ग्रीष्म में वात संचय, प्रवृत्त प्रकोप और वर्षा उपशम, पित्त
का वर्षा में संचय प्रकोप, हेमंत में उपशम, कफ का हेमंत में संचय, बसंत में प्रकोप एवं ग्रीष्म में उपशम होना माना जाता है। जिस पक्ष में शिशिर बसंत आयुर्वेद के विद्वानों ने प्राविट ऋतु को लेकर 6 ऋतुओं को माना है। उसके अनुसार ग्रीष्म को वात का संचय, प्राविट में प्रकोप, वर्षा उपशम, पित्त का वर्षा में संचय, शरद में प्रकोप, हेमंत में उपशम, कफ का हेमंत में संचय, बसंत में प्रकोप, ग्रीष्म में उपशम होना माना जाता है। जिस पक्ष में शिशिर बसंत ऋतुओं का जो वर्णन किया गया है वह संस्कृत के अनुसार किया गया है। कुछ विद्वान गर्मी, सर्दी, वर्षा 3 ही ऋतु को मानते हैं। आयुर्वेद में दोष संचय के अनुसार 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म इन 3 ऋतुओं का उत्तरायण में भी कहा जाता है। या उत्तरायण मनुष्यों को बल लेता है, इसलिए इसे आदान काल कहते हैं। अगले श्लोक का अर्थ है उत्तरायण में बल की कमी होती है, क्योंकि उत्तरायण में सूर्य के अपने मार्गीय स्वभाव से अत्यंत तीक्ष्ण होता है। उत्तरायण में वायु भी अत्यधिक सूक्ष्म होती है। उत्तरायण में सूर्य और वायु मिलकर पृथ्वी की सौम्यता खत्म कर देते हैं। क्रमशः शिशिर में तिक्त, बसंत में कषाय और ग्रीष्म में कटुरस बलवान होते हैं। इस अग्नेय काल का नाम आदान है। विश्लेषण: स्वभाव में सूर्य का गगन मार्ग मकर, कुंभ और मीन राशि पर है। जब इन राशियों में सूर्य चलता है तो अत्यंत ही गर्म हो जाता है, जिससे वायु में भी गर्म और रुक्ष हो जाता है। ये गर्म और रुक्ष वायु पृथ्वी के सौम्य और शीतल गुणों का शोषण करते हुए शरीर के सौम्य गुणों का भी शोषण करती है। इससे शरीर दुर्बल हो जाता है, इसलिए इस काल को आदान काल भी कहा जाता है। अगले श्लोक का अर्थ समझते हैं। वर्षा, शरद, हेमंत इन 3 ऋतुओं का नाम दक्षिणायन है। यह काल प्राणियों में बल को देता है, इसलिए इसका अन्वर्थ नाम विसर्ग काल भी है। यह काल सौम्य है, अतः सौम्य चंद्रमा बलवान होता है और सूर्य दुर्बल होता है। अर्थात सूर्य दक्षिण की ओर गमन करने लगता है तो मार्ग स्वभाव से या क्षीण बल होता है। फलस्वरूप चंद्रमा बलवान हो जाता है, जिससे बल की वृद्धि होती है। अगले श्लोक का अर्थ है। ग्रीष्म काल में पृथ्वी अधिक उष्ण होती है। जब और वर्षा से पृथ्वी का ताप और वायु शीतल हो जाता है तो स्निग्ध, अम्ल, लवण, मधुर रस बलवान हो जाते हैं। विश्लेषण में पृथ्वी के शीतल हो जाने पर अम्ल, लवण, मधुर रस क्रमशः वर्षा, शरद और हेमंत में बलवान होते हैं। सौम्य रस बल को बढ़ाने वाला होता है और सूर्य के दुर्बल होने से शरीर में सोमांश का शोषण भी नहीं होता है। क्रमशः ये स्निग्ध रस बल को बढ़ाने वाले होते हैं। अगले श्लोक का अर्थ समझते हैं। शीतकाल में उत्तम रूप से बल की वृद्धि रहती है। वर्षा और ग्रीष्म काल में बल अल्प ही जाता है। शेष शरद और बसंत में बल के मध्यम रूप में रहता है। तात्पर्य यह है कि आदान काल में बल का ह्रास होने प्रारंभ हो जाता है, जो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत अल्प हो जाता है और विसंग काल में क्रमशः बल बढ़ने लगता है, जो हेमंत ऋतु में उत्तम स्वरूप से बढ़ जाता है। इस प्रकार आदान काल के अंतिम ऋतु ग्रीष्म काल में अत्यंत बल, विसर्ग काल आदि वर्षा ऋतु में बहुत ही अल्प बल बढ़ता है। इसलिए ग्रीष्म और वर्षा में अल्प बल रहता है। विसंग काल का अंत हेमंत में उत्तम बल बढ़ता है। आदान काल के प्रथम शिशिर ऋतु में बहुत ही बल कम घटता है, अतः शीतकाल में हेमंत के बल श्रेष्ठ रहता है। आदान काल और विसर्ग इन दोनों कालों के मध्य शरद और बसंत है, उसमें मध्यम बल रहता है। यद्यपि बसंत आदान काल है और उसमें अत्यंत तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म सूर्य का पवन
बल बढ़ाने का कारण सौम्य रस का शोषण कर लेते हैं, तो बसंत में बल का ह्रास होना चाहिए, किंतु वर्षा आदि ऋतुओं में क्रमशः बढ़ा हुआ बल क्रम से ही अल्प हो जाता है। बसंत के पहले शरीर में बल उत्तम रूप से रहता है, अतः क्रमशः घटते हुए बसंत में अथवा शरद में मध्य बल ही रहता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।